जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, हम पढ़ रहे थे, आपका टॉपिक आपको याद होगा पिछली क्लास में महात्मा गांधी प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पत्रिका, नारे और उपाधि। हालांकि आज के थंबनेल में यही टॉपिक लग गया है, तो पत्रिका, नारे और उपाधि। तो ये टॉपिक हमारा कल होगा ना, इसका थंबनेल हम चेंज करा देंगे। ठीक है, थम्स अप करिए जी भी है। तो हम कल पहुंच चुके थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पर, और साथ ही क्लास आपकी कहीं और लाइव हो गई थी। हम पिछले 5-7 मिनट बोल चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद में पता चला कि किसी और सर का नाम लिख रहे थे बच्चे, तो क्लास किसी और सेक्शन में लाइव हो गई वो गलती से, है ना। सोमवीर कुलेरिया, ज्योति कुशवाहा, सपना भारती, मुन्ना कुमार, रविकेश पांडे, साथियों का एकदम दिल से स्वागत है। तो गांधी जी के मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन हमने आपसे कहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था आपका, इसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। आपको पता है गांधी जी के कितने आंदोलन अब तक सफल हो चुके थे, जरा बताइए हमको। तो आप कहेंगे गांधी जी के 3 आंदोलन सफल हो चुके थे, तो गांधी जी से बहुत उम्मीद थी लोगों को। तो गांधी जी ने यहाँ पर लोगों से वादा किया। आपको पता होगा जलियांवाला बाग हो चुका था, देश में बहुत रोष था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोग क्रोध में थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं और 1 वर्ष में स्वराज पालेंगे, यानी 1 वर्ष में हम आज़ाद हो जाएंगे। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, यानी जिसमें जनता बहुत बड़े स्तर पर शामिल हुई। शुरू कब हुआ? ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट की जो आपका अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन नीति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। रॉलेट सत्याग्रह बंद किया जा चुका था। इसी समय पर खिलाफत आंदोलन भी चल चुका था। अभी हम आपको समझाएंगे खिलाफत आंदोलन क्या था। ओके, तो घोषणा कब हुई थी असहयोग आंदोलन की? वो हुई थी जुलाई 1920 में, और शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। उद्देश्य क्या था? जलियांवाला बाग में आपने जो किया है उसके पीड़ितों को न्याय दिया जाए। खिलाफत आंदोलन जो चल रहा है, यानी कि आपका तुर्की के खलीफा के पक्ष में जो भारतीय मुसलमान हैं उनको न्याय मिले, और स्वराज हमको प्राप्त हो। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जाता है कांग्रेस की मीटिंग में 4 सितंबर 1920 को। यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ भी इसको मंजूरी मिलती है कि ठीक है, इसको चलाया जाए। प्रस्ताव की जो पुष्टि हुई वो हुई नागपुर अधिवेशन में। देखो, दोनों बातें अलग हैं। पेश कहाँ हुआ? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, और आपका पुष्टि हुई उसकी नागपुर अधिवेशन में। तो क्या बातें हुई वहाँ पर? पहली बात तो हुई कि तिलक स्वराज फंड बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी, यानी 1 अगस्त 1920 को ही। तो उनके नाम पर सिंपैथी थी कि भाई एक फंड बनेगा, उसमें पैसे जुटेंगे और जो भारत में रचनात्मक कार्यों में काम आएंगे। हिंदी और जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। कांग्रेस की सदस्यता अब 21 वर्ष के जो आयु का व्यक्ति होगा वही ग्रहण कर पाएगा, और उसको एक शुल्क भी देना पड़ेगा, 4 आने शुल्क। ठीक है, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन में काम आएगा। गांधी जी ने यहाँ पर बात की कि 1 वर्ष में आपको स्वराज प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज प्राप्ति की बात की। अंग्रेजी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, मजदूर, इन सब में हड़ताल होंगी। ठीक है, कोई भी ब्रिटिश सरकार की किसी चीज़ को हम नहीं अपनाएंगे। साथ में कंस्ट्रक्टेड वर्क भी करेंगे। शराब नहीं पिए कोई, इसके बारे में मिशन चलाएंगे लोगों से। देखिए, इनका भी एक अलग योगदान होता है, रचनात्मक कार्यों का भी। रचनात्मक कार्य में यानी कि जो व्यक्ति क्रांति में सीधे तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। मान के चलिए कोई आंदोलन चल रहा है और उसमें आप पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, लेकिन आप घर बैठे भी उससे जुड़ा हुआ कैसे महसूस करेंगे? तो कुछ ऐसे काम दे दिए जाते हैं कि भाई आप ये काम करिए और आप भी इस आंदोलन का फिर हिस्सा खुद को मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हुए भी नहीं शामिल हो पाते हैं। अस्पृश्यता निषेध, यानी कि जो छुआछूत जैसी चीज़ है इसको ख़त्म करने पर आप काम करें। कौमी एकता, सभी धर्मों के बीच में आप नफरत ना फैलाएं, उनके एकीकरण के लिए काम करें। स्वच्छता, सब जगह सफाई हो। इकोनॉमिक आपका इक्वलिटी की बात की गई, यानी कि आर्थिक समानता। धन ऐसा ना हो कि बहुत गरीब हो, कोई बहुत अमीर हो, उसके लिए हम सबको काम करना होगा। ओके, लेकिन इसका विरोध किसने किया? एनी बेसेंट ने। उन्होंने कहा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। होम रूल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चित्तरंजन दास, उन्होंने भी बोला इससे कुछ नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इससे कुछ नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन असहयोग के दौरान बहुत सारे वकील एक्टिव हो गए थे जिन्होंने वकालत छोड़ी थी। मोतीलाल नेहरू थे, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी मद्रास हाई कोर्ट में वकील थे, चित्तरंजन दास बंगाल से थे,
लाल लाजपत राय वकील थे पंजाब से, सरदार पटेल थे गुजरात से, वल्लभ भाई पटेल थे, सॉरी विठल भाई पटेल गुजरात से। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जॉब्स यानी कि एडवोकेट थे और इन्होंने छोड़ दिया देश के लिए। बहुत सारी पदक वापसी की गई। गांधी जी ने इस दौरान असहयोग के दौरान जुलू पद को वापस कर दिया। बोर पदक बताइए गांधी जी को कब मिला था, किस देश में मिला था बोर पदक, वो उन्होंने वापस कर दिया। केसर हिंद की उपाधि जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को भर्ती कराया था, कल हमने बताया ना केसर हिंद की उपाधि मिली थी उनको, जब गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था, तो ये भी उन्होंने वापस कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, तो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे तो उसमें शिक्षा भी होगी, तो शिक्षा के लिए फिर हमारा अपना कुछ होना चाहिए। तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तिलक विद्यापीठ की स्थापना हुई। तो ये सारी चीज़ें की जा रही थी किस लिए, कि भाई हमारी अपनी चीज़ें स्वराज हमको लेके आना है, ठीक है, विदेशी राज हमसे मुक्ति हमको उससे पानी है। इन स्थितियों में ब्रिटेन से ड्यूक ऑफ नॉट भारत आता है, और जब वो भारत आ रहा है तो 1921 में, तो उसका बहुत विरोध हुआ, उसके स्वागत का विरोध हुआ, तो वो वापस लौट गया। इसके बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स आया, राजकुमार था, दिसंबर 1921 में आया। इस पर भी बहुत दबाव मतलब बहुत विरोध इसका करने की तैयारी की गई। इस टाइम पे वायसराय था रीडिंग, रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय रहा है भारत में। तो इसने क्या किया कि इसने बम्बई की सरकार पर दबाव बनाया कि भाई अच्छा वेलकम होना चाहिए, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और वो सब क्या कहते हैं, वेल्स का जो स्वागत है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन बम्बई सरकार पर दबाव आया, और बाद में क्या हुआ कि भाई इन लोगों को छोड़ देंगे, बंदी रिहा कर दिए जाएंगे, वेल्स का स्वागत करो तुम। लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया। देखो ब्रिटिश सरकार कैसे जबरन कार्य कराती थी। कलकत्ता में भी इसका विरोध हुआ, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का चितरंजन दास को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, उनको 1 साल के लिए जेल भेज दिया। इसी दौर में होता है अहमदाबाद में अधिवेशन, ये कांग्रेस का अधिवेशन है, अधिवेशन हम सारे आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसके अध्यक्ष थे हाकिम अजमल, इन्होंने उर्दू में भाषण दिया था। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, खादी को महत्व दिया गया लेकिन जिन्ना ने उसको नहीं अपनाया, जिन्ना का ड्रेस कोड अलग ही था। सभी ने यहाँ पर चरखा चलाया। गांधी जी को सर्वाधिकारी घोषित कर दिया गया, यानी कि सारे डिसीजन जो मान्य होंगे वो गांधी जी के। इस टाइम हमारे एक ही लीडर हैं, महात्मा गांधी, ये बोल दिया गया। और महात्मा गांधी ने कहा कि 1 फरवरी को हम सविनय अवज्ञा की बात शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा क्या होता है, असहयोग से भी बड़ा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि हम कोई टैक्स वगैरह भी नहीं देंगे गवर्नमेंट को, कोई लगान नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि नहीं, ऐसे एकदम से नहीं बोलना चाहिए, उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, कि अगर इतने समय में तुमने नहीं किया तो फिर हम करेंगे। ये समय देने में गांधी जी विश्वास रखते थे कि समय देना चाहिए। तो 1 सप्ताह का समय ब्रिटिश सरकार को दिया गया, यानी कि 1 फरवरी से 1 सप्ताह, यानी कि 8 फरवरी से हम सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। ओके, बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे हैं धर्मेंद्र भाई, सोना यादव, शिवजीत वर्मा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 1 फरवरी 1922 में क्या प्रॉमिस किया गया, 1 सप्ताह बाद सविनय। तो लेकिन सविनय के लिए बहुत एकदम से लोगों में आक्रोश बढ़ा। उन्होंने कहा यार अब तो सविनय करेंगे, आंदोलन में क्रांति बढ़ती है ना, लोगों के अंदर ज्वाला बढ़ती है। लेकिन इतने में ये घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश जिसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो 4 फरवरी 1922 को हो गया चोरी चोरा, जहां पर भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहीर, और ये भीड़ क्या कर रही थी, जो विदेशी वस्तुएं उनके बहिष्कार के लिए आंदोलन कर रही थी, यानी शराब की दुकानों पर तालाबंदी हो, शराब नहीं बिकनी चाहिए। और वहीं पे जो चौकी इंचार्ज थे उनका नाम था थानेश्वर, जो थानेदार थे उनका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। उन्होंने भीड़ से बोला कि तुम वापस लौट जाओ, लेकिन भीड़ कहाँ मानती है। तो उन्होंने क्या बोला, एकदम से भीड़ के लिए हवा फायरिंग की, भीड़ आगे बढ़ती रही तो उन्होंने गोली चला दी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने क्या किया, पुलिस वालों को कैप्चर करके एक चौकी में बंद करके आग लगा दी। अब जो वो आग लगा दी तो उसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए, ठीक है। इसी घटना की वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी को क्या किया, जो असहयोग आंदोलन बहुत प्रभाव ला रहा था उसको बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो इसका विरोध किया सुभाष चंद्र बोस जी ने, गांधी जी ने जो आदेश दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तुम आज शुरू करवा दोगे, जनता तुम्हारे साथ लग जाएगी, पूरा देश तुम्हारे साथ लग जाएगा, और फिर बिना सोचे समझे किसी एक छोटी घटना की वजह से आप बंद कर दोगे। हमारे कितने लोग मारे जाते हैं, तो तब भी तो आपका हिंसा होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी हिंसा हुई है और इस आंदोलन को जो सही दिशा में जा सकता था आपने पीछे ले लिया। तो विरोध सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका कहा, और ये कहा कि ये डिक्टेटर का फरमान है।
मोतीलाल नेहरू जी ने भी कहा कन्याकुमारी में कोई अपराध हो गया है, यानी दक्षिण भारत में, उसकी सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों? अगर कहीं चोरी चोरा में कुछ हो गया है तो ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो कि बाकी लोगों की भावनाएं आहत हो? कल को क्या ऐसे आंदोलन के लिए लोग इकट्ठे ना हो? रजनी पामदत्त ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहियां, यानी उन्होंने कहा कि यार गांधी जी तो कहते थे ना बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन ये तो अबुल कलाम आज़ाद और इन सब ने इसको कहा महान भूल। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा इसको महान भूल। ठीक है। और भैया इसके बाद में क्या होता, 12 फरवरी को स्थगित कर लिया तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को चोरी चोरा के लिए दोषी माना गया कि आंदोलन गांधी जी ने चलाया था और जो लोग मारे गए हैं वो गोरखपुर में जो घटना हुई है इनकी वजह से हुई है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 10 मार्च 1922 को। और एक ब्लूमफील्ड एक जज था, उसने क्या किया, गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी। 6 वर्ष की सजा हुई, लेकिन गांधी जी 1924 में ही रिहा हो गए। यानी कितने साल बाद रिहा हो गए बताओ? तो गांधी जी ने यहाँ पर बोला कि भाई तबीयत खराब है, इंटेस्टाइन में उन्होंने दिक्कत बताई, आंत में दिक्कत है, तो उनको गांधी जी को रिहा कर दिया गया। तभी तो गांधी जी 1924 में आपका अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, कौन सा अधिवेशन था, हमने आपको बताया था, जरा आंसर करें सारे लोग। फिर आता है गया अधिवेशन। तो इस टाइम पे ये हम आपको बता ही चुके हैं। गया अधिवेशन में तो गांधी जी की नीतियों की बहुत विरोध हुआ। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 2 प्रस्ताव लेके आए कि भाई जो चुनाव हो रहे हैं उनमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विधान परिषद के रचनात्मक कार्यों को हम सपोर्ट कर देंगे। चितरंजन दास ने बाद में जब गांधी जी की नीतियों को देखा तो इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई 1923 में। बताइए चितरंजन दास के साथ में कौन थे, कल हमने आपको बताया। तो आप कहेंगे भैया वो थे आपका कौन, मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और इसके इसके अध्यक्ष बने, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने चितरंजन दास। ये पार्टी बहुत ज़्यादा इसीलिए सफल नहीं हो पाई, शुरुआती दिनों में कांग्रेस से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसमें इच्छुक थे जुड़ने के, लेकिन 1925 में सी आर दास की डेथ हो गई। इसके उपाध्यक्ष थे नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू। 1923 के चुनावों में 105 में से 42 सीटें प्राप्त की थी स्वराज पार्टी ने। देख रहे हैं आप, जो विधान परिषद के चुनाव होते थे, तो ये दबदबा था इस पार्टी का। गांधी जी रिहा हो ही गए थे फिर 1924 में। ठीक है। अब हमने आपको बताया असहयोग। असहयोग मुझे बताइए किस दिन शुरू हुआ? अब असहयोग में वो सारा वर्ग था जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाह रहा था। 1 अगस्त 1920 वो सारा वर्ग हो गया। लेकिन इसी समय पे एक घटना होती है। घटना क्या हुई वो समझें। खिलाफत आंदोलन जो कि 5 वर्ष चला, 1919 से 1924, लखनऊ से शुरू हुआ था और इसको 2 भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया। नवंबर 1920 में गांधी जी भी इससे जुड़ गए। तो जिन्ना ने इसका विरोध किया था कि यार ये मुसलमानों का अपना आंतरिक मामला है, गांधी जी इससे क्यों जुड़ रहे हैं। क्या मामला था भैया? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 तरह के अलायंस थे, एक तो एक्सेस पावर्स थी और एक आपका एलाइड पावर्स थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी एक तरफ थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, आज के जो आपका जिनको आप विकसित देश कहते हैं वो ज़्यादातर एक तरफ थे। तो जब इनके बीच में युद्ध हो रहा था तो इसमें ब्रिटेन जो है पावरफुल बन के आया। और ब्रिटेन जब पावरफुल बना तो तुर्की का सुल्तान हुआ करता था खलीफा। अब तुर्की किस पक्ष में है देखिए, तुर्की है ब्रिटेन के खिलाफ पक्ष में। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि तुर्की का जो सुल्तान होता था खलीफा, अब खलीफा इस्लाम जगत में एक आपका सम्मानीय पद था। मेडाइवल हिस्ट्री में हमने आपको बताया क्या था, ये एक सम्मानजनक पद था और इसको सर्वोच्च पद कहा जाता था इस्लाम में। तो खलीफा पद को खत्म करने के लिए ये सरकार आपका ब्रिटिश सरकार उतारू हो गई। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ का एक लीडर था तुर्की का, उसके नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई और खलीफा की शक्तियाँ छीन ली गई। 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था ये किस लिए चल रहा था बताइए? क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1914 से 18, तो इसने सहयोग मांगा था कि भाई जो हमारा सहयोग करेंगे हम उनका साथ देंगे। लेकिन तुर्की के साथ इन्होंने अपने प्रॉमिस पूरे करे नहीं। और तुर्की के साथ अपने प्रॉमिस जब इन्होंने पूरे करे नहीं और बाद में आपका जो आपका खलीफा पद था उसको खत्म करने के लिए जब ये प्रयास करने लगे तो भारत के मुसलमानों ने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार, क्योंकि यहाँ भी किसका शासन था, ब्रिटेन का, तो यहाँ के मुसलमानों ने क्या कहा कि यार ब्रिटिश सरकार तो वहाँ तुर्की के मुसलमानों के लिए ही सगी नहीं है, तो ये कल को हमारे अधिकारों की रक्षा क्या करेगी। 1909 के मंटो अधिनियम में ये जो हमको वादा कर रहे हैं, मुस्लिम लीग बना के इन्होंने जो हमसे वादा किया, तो ये लोग अपने प्रॉमिस निभा पाएंगे? आप बताओ, इनसिक्योरिटी आएगी या कि नहीं आएगी? यार एक देश में मुसलमानों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो इस देश में मुसलमानों के साथ अच्छा कैसे कर देंगे। तो उनको लगा कि यार इनके खिलाफ तो मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए चला था खिलाफत। अच्छा, गांधी जी चला रहे थे इस समय असहयोग।
तो गांधी जी को लगा कि यार बात तो दोनों ही आंदोलनों का मकसद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, तो क्यों ना दोनों आंदोलन को एक कर दिया जाए। समझ पाए? तो इसीलिए गांधी जी इससे जुड़ गए थे। तो ये खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के लिए क्या हुआ था, एक खिलाफत कमेटी बनी थी 1919 में। इसमें कौन कौन थे? अली बंधु हो गए, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों अली बंधु हैं। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, हकीम अजमल हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए। अध्यक्ष बनाया गया, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, और खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? बम्बई में। हजरत मोहानी को अध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष चुने गए इब्राहिम जफर। मतलब ये सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और ये ओवरऑल अध्यक्ष हैं हजरत मोहानी। फिर बनाई गई ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जिसका गठन किया था आपका किसने? सेठ छोटानी ने। 1919 में दिल्ली अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बन गए, जिसका विरोध जिन्ना ने किया था। 1 जुलाई 1920 में गांधी जी 1 अगस्त 1920 को ऐसे आंदोलन शुरू करेंगे, गांधी जी ऐसी घोषणा कर ही चुके थे। तो कहने का मतलब खिलाफत और असहयोग एक साथ चले, लेकिन 1924 में जब खिला आपका खलीफा पद ही खत्म हो गया तो खिलाफत मूवमेंट का कोई मतलब नहीं बचा। ये तो कैलिफ के सपोर्ट में था, खलीफा के सपोर्ट में था, लेकिन जब वही खत्म हो गया तो फिर क्या मैटर बचता है? तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे ये खत्म कर दिया गया। ठीक है, बहुत थैंक यू विकास कुमार भाई। तो ये अब गांधी जी के बाद में आप जानते हैं 1922 में क्या हुआ था, गांधी जी के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ी, और उसके बाद में वो आपको पता ही है 1923 में स्वराज पार्टी हो गई, और इधर युवाओं ने बना ली थी 1924 में एचआरए। एचआरए के ही एक सदस्य थे आपका बाद में चल के जिन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई 1926 में। 1928 में बन गया था एचएसआरए। यानी इस दौर में ये घटनाएं चलती रही और गांधी जी का विश्वास जो है देश में घट गया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जैसे या जो आपका गरम दल के नेता थे वो भारत की राजनीति में उभरने लगे। तो एक ऐसा वक्त आता है 1930 में, अब गांधी जी ने बोला कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। पहले तो असहयोग करके डेट दे रहे थे उनको, अब बोल दिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। उसका कारण क्या था कि भारतीय जो नमक बनाते थे उस पर आपका टैक्स लग रहा था। तो हम भारतीयों को फिर इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, वो नमक बनाने का अधिकार हमारा छीन लिया, और इसके खिलाफ बहुत लोग प्रभावित हुए कि भी यार हमारा अपना नमक है, इस तरह तो नमक बहुत महंगा हो जाएगा, जरूरत की चीज़ है। तो इसके लिए नमक सत्याग्रह इसको बोला गया, या सविनय अवज्ञा कहें। ये 2 फेस में चला था, 1930 से 1931। 1931 में गांधी जी को मना लिया गया इरविन के द्वारा, फिर उनको गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया गांधी जी को, लेकिन वहाँ जब कुछ रिजल्ट नहीं मिले तो वापस आके इसको शुरू किया, लेकिन लोगों की फिर रुचि नहीं रही इसमें, तो फिर बाद में ये बंद कर दिया गया था 1934 में। तो पहली बार ये जो चला था आपका, ये चला था आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, और दूसरा शुरू हुआ था 1931 में फिर से। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, प्रणेता यही थे। गांधी जी ने प्रेरणा सविनय अवज्ञा की किससे ली थी? डेविड थेरियो से ली थी। घोषणा की थी कि भाई अंग्रेजों का जो नमक कानून, अंग्रेज कह रहे हैं कि हमको नमक नहीं बनाने देंगे, इसको हम उल्लंघन करेंगे। कारण क्या थे? एक तो ब्रिटिश सरकार ने हमारी जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 में उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। और गांधी जी की जो 11 मांग थी उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। 11 मांगे थी गांधी जी की। बारदोली सत्याग्रह एक कारण था लोगों में कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल सफल हुए थे इसमें। बारदोली में किसानों के अधिकार में उन्होंने लगान घटवाया था किसानों का। इसका नेतृत्व किसने किया था बारदोली का? सरदार पटेल अब्बास तबियव जी ने। और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, वहां पर जो लगान है वो घटा करके 6.03 किया गया था। नमक कानून पर टैक्स तो पहले से ही था, एक बिल लेके आई थी ब्रिटिश सरकार 1882 में। लेकिन ये सब वो कारण रहे जिनकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि यार एक मूवमेंट चलाया जा सकता है। फिर से बारदोली सफल हुआ तो लोगों के अंदर रुचि आई, नेहरू रिपोर्ट बनी। इधर जैसे ही बारदोली सफल हुआ तो लोगों को लगा होप आई फिर से, क्योंकि पिछले आंदोलन तो गांधी जी बंद कर चुके थे, तो लोगों को नहीं लग रहा था कि भाई कुछ होगा। तो क्या हुआ फिर आपका 12 मार्च साबरमती आश्रम से चलेंगे। 12 मार्च को गांधी जी ने ये बोला, 12 मार्च 1930 को। और 5 अप्रैल को हम लोग पहुंचेंगे आपका दांडी। और वो कहाँ पहुंचे? 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को वो आपका नमक कानून को तोड़ेंगे। ठीक है। तो दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च। कहाँ से शुरू हुई? साबरमती से। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गांधी जी के साथ 78 लोग चले, बाद में कई हजार लोग हो गए थे। 241 मील की यात्रा थी, यानी कि 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर लगभग में ये यात्रा थी। कितने दिन चली थी? 241 मील, 24 दिन ये लोग चले।
और पटेल जी क्योंकि पहले ही चल दिए थे रास्ता वगैरह देखने के लिए कि भाई दलदली स्थान है, गांधी जी कैसे कैसे जाएंगे, किन रास्तों से जाएंगे, गांधी जी पटेल जी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो यात्रा हुई गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च से की थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शासक था, वो भी चला था वहाँ ऐसे ही। इसी समय पर गांधी जी का पसंदीदा भजन था वैष्णव जनते, जो नरसिंह मेहता ने लिखा था, वो चलता रहता था। रघुपति राघव राजा राम खूब गाया गया, पतित पावन सीताराम, ये इसी आंदोलन के दौर के हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे और उन्होंने अपनी मुट्ठी में नमक भर के उस नमक कानून को तोड़ा। क्या बोला था कि हम इस नमक कानून को तोड़ते हैं। 9 अप्रैल को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम घोषित किया गया कि भाई अभी आगे क्या करना है। विदेशी वस्तुओं का हमको बहिष्कार करना है, टैक्स हम नहीं देंगे, कोई लगान नहीं देंगे, महिलाएं जा करके शराब की दुकान पर धरना देंगी, धार्मिक एकता की बात होगी, कोई धर्म के आधार पर एक दूसरे से दूरी नहीं बनाएगा, छुआछूत यानी जाति प्रथा जैसी चीज़ें जो है इनको हम खत्म करेंगे, अनैतिक कानून जितने भी हैं, खराब कानून, उनका हमको उल्लंघन करना है। तो लोगों के अंदर एकदम से एनर्जी आई कि भाई यार ये हमको करना है। ठीक है। महिलाओं के लिए अनुमति इन्होंने प्राप्त की कि भाई महिलाएं महिलाएं चाहती थी कि हम भी इतने बड़े मूवमेंट में शामिल हो, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं यार, कहीं ऐसा हो गया, कोई हिंसा वगैरह हो गई इसमें, तो हिंसा वगैरह हो गई तो और महिलाओं को चोटें लग गई। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को मना लिया था। और क्या इसमें हिंसा हुई थी? हाँ हुई। और खूब लाठियां अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों पर, जितने भी लोग ये सविनय अवज्ञा के लिए जा रहे थे, उसको खूब उन्होंने खूब मारपीट की। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार, देखिए गांधी जी का अहिंसा का आप एक बार समझिए। गांधी जी का ये मानना था कि कोई सामने वाला व्यक्ति हमको चाहे कितना भी प्रताड़ित करे, लेकिन हमको हिंसा नहीं करनी है। वो चाहे पीट पीट करके हमारी जान ले ले, तब भी हमको ये उम्मीद करनी है कि हमारी मृत्यु के बाद भी सामने वाले व्यक्ति के हृदय में दया उत्पन्न होगी और उसके अंदर एक दया का भाव जरूर पैदा होगा। तो उन्होंने यही इसमें अप्लाई किया सविनय अवज्ञा में। उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार चाहे हम पर कितनी ही लाठियां बरसाए, हमको विरोध नहीं करना है, तो बस घायलों को उठा के ले जाना है। तो घायलों को उठा के ले जाते थे। ब्रिटिश सरकार लाठियां पीटती थी, घायलों को कोई उठा के ले जाता था। तो इस समय पर आपका वेब मिलर एक ब्रिटिश पत्रकार थे जो गांधी जी के साथ चल रहे थे। तो उन्होंने फोटो खींची और फोटो खींच के उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भेजी। ये देखिए ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। अभी देखा ना तुमने एसएससी के प्रोटेस्ट में कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, ये जब मैसेज पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार पर सब देशों का दबाव आया, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कह रहे हो भारत में अच्छा शासन चला रहे हो, सभ्य सरकार तुम चला रहे हो, तुम तो बहुत उनका दमन कर रहे हो, ठीक है, बहुत गलत तरीके से तो आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर जैसे ही दबाव आया तो ब्रिटिश सरकार ने बोला इरविन से, इरविन उस टाइम पे था आपका वायसराय, भाई कैसे भी करके गांधी जी को मनाओ यार, है ना, कैसे भी करके। तो क्या होता है, इसका विरोध बहुत हुआ था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, केरल में के कलप्पन, के टी माधवन, कर्नाटक में नमक डिपो पर हमला कर दिया था लोगों ने, नमक के ट्रक छीन लिए थे। यूपी में जवाहरलाल नेहरू थे। पूछा जाता है यूपी में किसने विरोध किया था सविनय अवज्ञा के पक्ष में, कौन व्यक्ति खड़ा था? तमिलनाडु में कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इन्होंने भी एक पैदल यात्रा वहां पर निकाली थी। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी थे। बिहार में राजेंद्र प्रसाद थे। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस थे। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि पेशावर जो है आज पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो इन्होंने यहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था बाद में, रेड शर्ट मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार इन्होंने अपने लोगों के लिए बनाया था 1929 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम बोलते हैं बादशाह खान, बच्चा खान, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी। अब आप हमें बताएं, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं, तो इनको किस वर्ष में भारत रत्न मिला था? सर भारत से कब धन को कब लूटा? अबे बुद्धू, हाँ, अंधेरी रात में लूट लिया। पढ़ो आगे आएंगे। पूर्वोत्तर भारत, ऐसी पूर्वोत्तर भारत में इसका विरोध हुआ। यदुनांग और गैडिनल्यू, इन्होंने वहां पर एक आपका हरक्का धर्म बनाया था। किसने? रानी गैडिनल्यू। इनको रानी का टाइटल दिया था नेहरू जी ने, रानी। पूर्वोत्तर भारत में पहले तो ये नागाराज की स्थापना के लिए काम कर रही थी कि भाई नागाराज हम स्थापित करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के ये भी आंदोलन में कूद गई थी। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया भैया 5 मई 1930 को और यरवदा जेल में रख दिया गया। गांधी जी के बाद में सविनय अवज्ञा का जो नेतृत्व किया वो किया अब्बास तैयब जी ने। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो नेतृत्व फिर आया सरोजनी नायडू पर। और 21 मई को धरसाना, जो महाराष्ट्र में एक जगह, यहाँ पर एक नमक डिपो थी, क्रांतिकारियों ने उस पर जो है हमला बोल दिया और हमला बोल करके वहां पर उस नमक को छीन लिया।
इस घटना में सविनय अवज्ञा को किसने कैप्चर किया था? वेब मिलर। कितने दोस्त बता सकते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध पत्रकार कौन थे? बोलेंगे? सर जी बीच बीच में रुक जाता, रोक लिया करो स्क्रीन को जब आप साथ साथ लिख रहे हैं तो। सरोजिनी नायडू गिरफ्तार हो गई। सरोजिनी नायडू जो गिरफ्तार हुई इसमें यरवदा जेल में रखा गया। विनोबा भावे पहली बार किसी आंदोलन में शामिल हुए थे, बहुत विरोध हुआ। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। अब बात करते हैं, ये जब मैंने कहा ना ब्रिटिश सरकार पर दबाव आया, उन्होंने इरविन से कहा कि यार गांधी जी को समझाओ, तो दिल्ली में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। आप मुझे बताइए भगत सिंह जी को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। ये वही दौर है जो भगत सिंह जी को फांसी, इसलिए लोग आरोप लगाते हैं कि यार गांधी जी ने क्यों पक्ष नहीं रखा। दरअसल में ब्रिटिश सरकार किसी भी पक्ष को समय पर मानती नहीं, लेकिन फिर भी दबाव बनाना चाहिए था, हमारा ये मानना है। लेकिन इसमें क्या सबसे बड़ा तर्क ये है कि भगत सिंह स्वयं नहीं चाहते थे। भगत सिंह चाहते थे कि उन्हें फांसी हो। आप समझिए कितने बड़े क्रांतिकारी हों, कोई व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर देना चाहता है इस एक बात के लिए कि उनकी मृत्यु से क्रांति होगी। अनुमोदन कराची अधिवेशन में हुआ कि भाई बात करते हैं, ठीक है। प्रयास किए दो नेताओं ने, तेज प्रताप सप्रू, एम आर जयकर, इन्होंने मनाया गांधी जी को भी, इरविन को कि भाई आप बात करिए। और सरोजनी नायडू ने, ये इनके लिए नहीं कहा, सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा। किन लोगों को कहा था दो महात्मा? इरविन और गांधी को। गांधी और इरविन को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा कि भाई दो महात्माओं की मीटिंग है। एलन कैम्पबेल जॉनसन थे एक ब्रिटिश इतिहासकार, उन्होंने कहा कि ये एक सांत्वना पुरस्कार है, बहकाने की कोशिश है। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इरविन ने क्या कहा कि भाई तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं आप गोलमेज सम्मेलन में जाओ और वहां जाकर के अपनी बातें रखो। अब ये गोलमेज क्या है जी? दरअसल में ब्रिटिश सरकार के जो उपनिवेश थे, तो ब्रिटिश सरकार लंदन में, उनका प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनल्ड। तो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती थी, एक टेबल पर सब लोगों को बिठाया जाता था कि भाई बताओ क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। इसको बोलते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। तो उन्होंने कहा यार तुम वहाँ जाके अपनी बात रखो ना, क्यों तुम यहाँ पर ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी सारी बातें सुनी जाएंगी, सारी बातें मानी जाएंगी, चिंता मत करो आप। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। यह पूछता है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ना पहले में ना तीसरे में, सिर्फ दूसरे में। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। हम गोलमेज सम्मेलन सारे पढ़ाएंगे, अभी आपको दिमाग पर लोड नहीं लेना है, ठीक है। जितने भी गोलमेज सम्मेलन है हम सारे पढ़ाएंगे आपको, ओके। गांधी जी ने इस समय पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किताब है, इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बाद में इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन किया वो गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई, उन्होंने किया था। इस समय पर एक बड़ी घटना हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनल अवार्ड, 16 अगस्त 1932। मैंने कहा इस दौर में जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आप जा सकते थे लंदन में। तो इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे उसका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड। इसने चाल चली, इसने क्या चाल चली? इसने चाल चली कि भाई पहले तो हिंदू मुसलमान में ये भारतीयों को बांट चुके थे, ये तो फूटो और क्या बोलते थे, फूट डालो और राज करो की मैकडोनल्ड की नीति पर ये काम करते थे। तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसने घोषणा कर दी रैमजे मैकडोनल्ड ने कि दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन मिलेगा। पृथक निर्वाचन का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि जो आप देखिए आपके यहाँ पर कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता होगा, तो उसके लिए वोट कौन डालते हैं? जो जिनके 18+ जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वो सभी वोट डालते हैं, हाँ या ना? लेकिन दलित पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है कि कैंडिडेट भी दलित खड़ा होगा और वोट भी सिर्फ और सिर्फ दलित डालेंगे, और जो कॉमन और बाकी चुनाव होंगे तो ये उसमें भी वोट डालेंगे। तो एक व्यक्ति को 2 वोट का अधिकार मिल गया और गांधी जी इसके खिलाफ हो गए, ठीक है। तो गांधी जी जब इसके खिलाफ हो गए तो गांधी जी ने कहा नहीं ये नहीं होने देंगे। तो गांधी जी इस समय पर थे आपका यरवदा जेल में। तो गांधी जी ने बोला कि मैं अपनी जान दे दूंगा, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया 20 सितंबर 1932 को, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अब अंबेडकर साहब पर भी दबाव आया एक, क्योंकि दलितों के प्रतिनिधित्व वही करते थे, तो उनके ऊपर दबाव आया और गांधी जी मर जाएंगे, आपको समझौता कर लेना चाहिए। तो उनको भी झुकना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को पूना में समझौता हुआ यरवदा जेल में, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। गांधी जी यरवदा जेल में थे। हिंदुओं की तरफ से साइन पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए, गांधी जी ने किए भी नहीं।
और ये मीटिंग करने के लिए प्रयास किए थे तेज प्रताप सप्रू और गांधी जी के समधी हैं सी राजगोपालाचारी। तो इन लोगों ने क्या बोला कि यार जो सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो ना, पृथक निर्वाचन दलितों को, वो नहीं मिलना चाहिए। अब बेशक से रिजर्वेशन की सीटें बढ़ा लो, लेकिन देश को मत बांटो। एक व्यक्ति को 2 वोट का अधिकार पहले ही वो लोग जो है आपका इसको कर चुके हैं, 1906 मुस्लिम लीग बना के, 1909 मार्लियामेंटो सुधार से। आप ऐसा ना करें। तो क्या हुआ था, अंबेडकर साहब इस बात पर मान गए थे कि ठीक है, रिजर्व्ड सीटों की संख्या बढ़ा दीजिए, आरक्षित सीटों की संख्या 71 की जगह 148, केंद्र में भी 18 सीटें मिलेंगी। इसके बाद में तो जो दलित वर्ग था उसमें गांधी जी के खिलाफ में एक बात चली कि गांधी जी हमारे हितों को नहीं चाहते हैं। तो गांधी जी ने फिर अगले साल 1933 में हरिजन पत्रिका शुरू की थी। सेवाग्राम आश्रम में आपको पहले ही बोल चुका हूं, 1936 में गांधी जी ने स्थापित किया था वर्धा में। क्योंकि 1930 में क्या हुआ था, ये साबरमती को छोड़ आए थे, इन्होंने कहा था अब इसमें नहीं लौटेंगे। तो वर्धा में जमुनालाल बजाज की हेल्प से उन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। ज़्यादातर लोग यहीं रहते थे। एक घटना है 1930 की, चटगांव शस्त्रागार, जिसको साथी अंजाम दिया किसने, जिसको अंजाम दिया मास्टर दास सूर्यसेन ने। आईआरए के संस्थापक थे। आईआरए क्या है, इसी दौर की घटना है ये भी, इसीलिए इसको मेंशन कर रहे हैं। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये मास्टर आदमी थे, टीचर थे। इन्होंने अपने संगठन में बहुत सारे लोगों को भर्ती किया। और 18 अप्रैल को जो चटगांव, बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश में पड़ता है चटगांव, वहाँ अंग्रेजी शस्त्रागार था, यानी अंग्रेजों के हथियार थे, अंग्रेजों के हथियार लूट लिए थे इन्होंने। इसी बात के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1934 में इनको फांसी दे दी थी। ठीक है, कभी आपको समय मिले तो एक मूवी देखना यूट्यूब पे, चिट्टागोंग। चिट्टागोंग, ठीक है, वो इन्हीं के कैरेक्टर पर। इसी समय फिर 1940 में एक सत्याग्रह चला था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, इसमें आपका पवनार से इसको शुरू किया गया। इसमें क्या था कि भाई एक बात बताइए, ये क्यों शुरू किया गया, इसका मेन रीजन क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, कब से कब तक चला था, 1939 से 45। और इस समय पे भारत में जो वायसराय था उसका नाम था लिलिथगो। तो जो लिलिथगो था उसने ये घोषणा कर दी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम भारतीय ब्रिटेन के साथ में, हमसे बगैर पूछे। सबने कहा यार ये तो गलत बात है, हमसे पूछा भी नहीं, हम तो नहीं है ब्रिटेन के साथ, हमने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका साथ दे दिया, आपने हमारे साथ क्या किया हमने देखा है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी, इन्होंने बोलने की आज़ादी छीन ली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ब्रिटिश सरकार को ये दिखाएंगे कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है हम चुप रहेंगे। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि ब्रिटिशियर्स जो घोषणा कर रहे हैं ना, हम उनके साथ, उनके दावे खोखले, हम उनके साथ नहीं है। उद्देश्य क्या था, ये बताना कि भारत युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। पहला चरण चला इसका अक्टूबर से दिसंबर 1940, दूसरा 1941 से 1941। नारा दिया गया सबको, दिल्ली चलो। यानी एक एक आदमी क्या करेगा, दिल्ली की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है, और जाकर के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच करके अपनी बात रखेगा और अपनी गिरफ्तारी देगा। खुद खुद क्या देगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। एक आदमी जाएगा जिला कलेक्ट्रेट पर, अपनी बातें रखेगा, भाषण रखेगा और गिरफ्तारी देगा। सबने बोला यार इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, कब तक ये बात चलती रहेंगी। तो फिर एकदम से बोला गया कि ठीक है, दूसरे चरण में बोला गया ठीक है, सब लोग दिल्ली की तरफ चल दो। और दिल्ली चलो का नारा दे दिया गया, दिल्ली की तरफ चल दो और गिरफ्तारी देते रहो। तो 25,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी अपनी। तो पहले सत्याग्रही इसके बने थे, गांधी जी ने इसको शुरू किया, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही इसके बने थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही इसके बने थे ब्रह्मदत्त। ये पहले 3 गिरफ्तार लोग हैं। इस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यूएसए का राष्ट्रपति था आपका रूजवेल्ट, चीन का राष्ट्रपति था आपका केसेक, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे एवोट। इन्होंने चर्चिल पर दबाव बनाया। चर्चिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारतीयों को, तो वो एकदम से नापसंद करता था। वही समझता था ये खराब नस्ल है और हम अच्छी नस्ल हैं। तो चर्चिल नहीं, तो चर्चिल तो कभी आज़ाद ही नहीं करना चाहता था, और चर्चिल ने कभी किया भी नहीं। ये तो इटली थे, बाद में जब सरकार चेंज हो गई तो इटली ने किया। तो अब ब्रिटिश सरकार मान ही नहीं रही है और साथ में कह रही है कि भारतीय हमारे साथ है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो इन्होंने देखा कि अब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए हैं और यही सही समय है, यही सही समय है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का। नहीं 148 कीजिए उसको नितिन कुमार। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, अगस्त क्रांति शुरू हुई 1942 में। इसका प्रस्ताव आया 14 जुलाई को, और ये वर्धा में महाराष्ट्र में अधिवेशन था। प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को। इसकी शुरुआत हुई आपका कब, शुरुआत हुई इसकी आपका ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। वहीं पर अरुणा आसफ अली ने झंडा उठाया देश का।
पेश किया था इसको, गांधी जी ने प्रस्ताव को समर्थन किया पटेल जी ने। आंदोलन में कहा गया कोई भी सरकारी नौकरी ना छोड़े, छात्र पढ़ाई ना छोड़े, सेना जितनी भी भारतीय सेना में नौकरी कर रहे थे उनका, यार वहाँ आप हमारे देश के हैं, कोई गोली मत चलाना किसी के ऊपर। गांधी जी ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त 70 मिनट का भाषण दिया था, और गांधी जी की अपनी जीवन शैली से वो एकदम अलग था। ठीक है। और उसने, गांधी जी ने यहाँ पर कहा था मैं भारत की आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहता हूँ। ठीक है। नेहरू ने कहा था हम लड़ाई की, आज़ादी की लड़ाई के चरण में पहुँच गए हैं। जेपी नारायण ने कहा था यह एक जन क्रांति है। और गांधी जी ने एक भाषण में नारा दे दिया था, करो या मरो, डू और डाई। और इसे एक नारे ने उस समय क्रांति पैदा कर दी लोगों के बीच में। 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने देखा इसको दबाओ आंदोलन को, तो 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने चलाया ऑपरेशन जीरो आवर, सारे नेताओं को गिरफ्तार करो, और सबको रखा आगा खां पैलेस पुणे में। गांधी जी ने यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। हर बार यही करते थे, जेल जाए तो आमरण अनशन शुरू कर दें ताकि सरकार पर दबाव बने, सरकार पर दबाव बने। तो क्या बोलेंगे आपका, तो भैया इसके बाद में सरकार पर दबाव बने। तो इस बार ब्रिटिश सरकार ने तो गांधी जी की तरफ एकदम अनदेखी कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, ये मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने चंदन की लकड़ी मंगा ली वहाँ पर। गांधी जी ने पूछा ये क्यों आई है, बोले जी ब्रिटिश सरकार इस बार ये कह रही है कि आपका अनशन का कोई नहीं खत्म करवाएगा, आपको मरने दे और यहीं जला दिया जाए। तो कहते 21 दिन के बाद में गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया था। ठीक है। और बाद में उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी वहीं मरी थी, और वो चंदन की लकड़ियों से उनकी वाइफ को जलाया गया था। महादेव देसाई गांधी जी के सेक्रेटरी थे, इनकी भी डेथ हो गई थी आगा का पैलेस में। ठीक है। सुशीला नैयर, मैडलिन सलैंड, सरोजिनी नायडू, ये सब यहीं बंद थे। नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को कहाँ बंद किया गया था, अहमदनगर में। जेबी कृपलानी, अबुल कलाम यहाँ पर थे। राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। अब इस क्रांति के बारे में 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है, जैसे FG हचिंस ने कहा है, ये स्वयं प्रवर्तित क्रांति है। 9 अगस्त 1942 को अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था, और अरुणा असफ अली को वयोवृद्ध महिला भी कहा गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था मरो, क्या बोला था गांधी जी ने, करो या मरो, उन्होंने कहा मरो नहीं मारो। 11 अगस्त 1942 को देखिए, क्रांति की एक नई नाम है ये, 11 छात्र शहीद हुए, जिसमें 7 एकदम तुरंत हुए, 4 बाद में हुए। और झंडा लेके चले वो बिहार में पटना सचिवालय पर, और उन्होंने झंडे को गिरने नहीं दिया, गोली लगती रही। और ये ज़्यादातर लड़के, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, बहुत कम उम्र के लड़के। और पटना सचिवालय पर जाकर के अंतिम गोली लगी, तो आप देखोगे वहाँ पर पटना में इनका एक स्मारक भी बना हुआ है, वो फोटो भी आप सर्च करना। ठीक है। 11 अगस्त को भारत में शहीद हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के कम उम्र के बच्चे, लास्ट में झंडा उन्होंने टिका दिया था। ये आप हमारे इतने छोटे छोटे बच्चों में, आप कहते हैं ना मैच्योर, मैच्योर लोग कर सकते हैं, नहीं। क्रांति के लिए मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्रांति के लिए जुनून की जरूरत है। बूढ़ी गांधी मातंगनी हजारा को कहा जाता है, 73 वर्ष की थी, बंगाल में इन्होंने एक संगठन बना रखा था, विद्युत वाहिनी। ये भी एक्टिव हो गई वहां लोगों को लेकर के। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक ही व्यक्ति को फांसी हुई, उनका नाम है कुंसल कोवर। अब जब ब्रिटिश सरकार ने इतनी कमांड करनी शुरू कर दी, सब नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है, सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, तो वहां पर बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए। राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, यूसुफ मेहर अली, जयप्रकाश नारायण, ये बड़े नेता क्या होते, अंडरग्राउंड एक्टिविटी करने लगे। जयप्रकाश नारायण तो ऐसे थे, दिवाली के मौके पर ये पहले तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन दिवाली के मौके पर ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ठीक है। भूमिगत रेडियो चले थे भारत में 3, यानी कि लोग क्या करते थे, अपना रेडियो इन्होंने बना लिया और जनता को मैसेज देते रहते थे कि भाई क्रांति करनी है, क्रांति करनी है, यही अंतिम समय है, तो मैसेज देते थे। उषा मेहता, इन्होंने मुंबई में 3 महीने लोगों को जगह बदल बदल करके रेडियो के माध्यम से सूचनाएं दी। 14 अगस्त 1942 को प्रोग्राम एक आया था, वॉइस फॉर फ्रीडम। इसके सदस्य राम मनोहर लोहिया, नरीमन प्रिंटर, विट्ठल दास खाकर, चंद्रकांत झावेरी, इन सब लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया था, वॉइस फॉर फ्रीडम। ये किस पर आया था प्रोग्राम, रेडियो पर। ठीक है। तो मतलब लोगों को आपका भाई उस जोश को बनाए रखने के लिए सब लोग अपने प्रयास कर रहे थे। आमरण अनशन क्या होता है सर, मरने तक कुछ नहीं खाएंगे, जान दे देंगे। बहुत लोगों ने किया, भगत सिंह जी ने आपका 120 दिन से ज़्यादा किया था, बटुकेश्वर दत्त ने किया है, जतिन दास जी की डेथ हो गई थी, 60+ डेज उन्होंने भी किया था। आपका पुट्टू श्री रामालू, आंध्र प्रदेश के गठन के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें कौन कौन सी बनी,
अब सबको लगा यार हम आज़ाद हो जाएंगे तो अपनी अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो बलिया में एक संस्थापक थे आपका चित्तू पांडे, तो इन्होंने एक सप्ताह तक अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला दी थी कि भाई हमारी अपनी सरकार होगी, हम अपने नियम बनाएंगे, हम ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं है। सतारा में 1943 से 45 तक सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश सरकार तो थी देश में, एक और सरकार चल रही थी। वाईवी चौहान नाना पाटिल ने बना दी थी। तामलुक में एक बन गई थी, सतीश सावंत ने जातीय सरकार बनाई थी, सैन्य विभाग बनाया था इन्होंने, विद्युत वाहिनी। मिदनापुर बंगाल में, यानी कि 3 समानांतर सरकारें मुख्य रूप से बनी। इसके बाद में आप जानती हैं गांधी जी का योगदान था भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई, क्योंकि नाथूराम गोडसे का ये कथन था कि गांधी जी मुसलमानों का ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एकदम से गलत है, हमारे हिंदुस्तान के लिए अहित है। लेकिन गांधी जी एक सामंजस्य बैठा रहे थे, ठीक है, दंगाग्रस्त क्षेत्रों में उनका योगदान अविस्मरणीय है। आप कभी पढ़ेंगे, आप एक किताब पढ़ना, अगर हम आपको बताएं, भारत गांधी के बाद, रामचंद्र गुहा, तो उसमें विद सोर्सेस बताया गया है, वो आप पढ़ना कभी जब आपको समय मिले। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई और नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। बाद में नाथूराम गोडसे को इस बात के लिए फांसी हुई थी। ये हमारा आज का साथी टारगेट था। उम्मीद करेंगे आप टारगेट को दोबारा से पढ़ेंगे, और टारगेट का मतलब ये है हम टॉपिक को जल्दी से पढ़ेंगे और कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे, यही टारगेट है हमारा। और आप एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि हम अब फाइनल रिवीजन की तरफ हैं, बाकी चीज़ें हम आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं। ओके बॉस, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और रिवीजन ज़रूर किया करो समय समय पर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल हम शुरू करेंगे इंडियन प्रेस से, ठीक है, और उसमें आपका भारतीय नारे, उपाधि, ये सब आएगा, और विविध में देखते हैं क्या क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।